देखो यहाँ पर सवाल हमें गिवन है कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सी इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सी के स्टैंडर्ड को लेके गलत स्टेटमेंट है। हमें पता है कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप किया था। उसके बाद सी लैंग्वेज का जो पहला जो रिकॉग्निशन मिला वो आंसी सी 1989 में। उसके बाद आईएसओ ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1990 में, जिसको हम बोलते हैं C90 और इसको हम बोलते हैं C89। उसके बाद फर्दर इसके कुछ अपडेशन आए, जैसे आपका C99 है, आपका C11 है, C18 है और जो लेटेस्ट रिलीज है वो आपका C23। तो अब इन्हीं में से पहला ऑप्शन है कि द फर्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सी वॉज आंसी सी इन 1989। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि सी वॉज नेवर ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज ड्यू टू इट्स यूनिक्स डिपेंडेंसी। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है कि यूनिक्स की डिपेंडेंसी की वजह से सी को स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया हो, बिल्कुल सी को स्टैंडर्डाइज किया गया है। सबसे पहले आंसी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया था 1989 में और उसके बाद आईएसओ ने 1990 में। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट कि C99 एडेड फीचर्स लाइक इनलाइन फंक्शन एंड न्यू डेटा टाइप। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब C99 के जब रिलीज आया था तो इसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे, जिनमें आपका इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट भी यहीं पर आया था। नया डेटा टाइप यहाँ पर ऐड हुआ था, लॉन्ग डेटा टाइप। पहले आप एक ही बार लॉन्ग लिख पाते थे, अगर डबल टाइम लॉन्ग 64 बिट तक सपोर्ट करने के लिए, ये भी यहीं पर आया था। इसके अलावा वेरिएबल का डिक्लेरेशन आप कहीं पर भी कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन एनीवेयर। इससे पहले क्या होता था कि सी लैंग्वेज में जितने भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता था वो एक्शन स्टेटमेंट से पहले होता था, लेकिन C99 के बाद में ये रिलीज आ गया था कि आप सी के वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं पर भी कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका डायनेमिक साइज का एरे है ये भी पॉसिबल है, और जो आपके सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट वाला कंसेप्ट भी आपका C99 में ही आपको देखने को मिला था। उससे पहले सी में सिर्फ मल्टी लाइन कमेंट हुआ करते थे, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। ये मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो जो सिंगल लाइन कमेंट का कंसेप्ट आया था वो भी इसी रिलीज में हमें देखने को मिला था। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी स्टेटमेंट लिखा है कि आईएसओ स्टैंडर्डाइज सी आफ्टर आंसी। बिल्कुल सही बात है, आंसी ने इसको 1989 में स्टैंडर्डाइज किया था, जबकि आईएसओ ने इसको 1990 में स्टैंडर्डाइज किया था। तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा वाला है, तो जो ऑप्शन बी है आपका वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विच ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। हमें पता है कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमें गिवन है, उस प्रॉब्लम का जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है, उस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी एल्गोरिथम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फ्लो चार्ट। और उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं और हर एक सिंबल का अपना काम होता है। तो यहाँ पर जो पहला सिंबल होता है वो ओवल वाला सिंबल होता है, और ओवल वाला जो सिंबल होता है वो स्टार्ट और एंड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा, स्टार्ट और एंड को। अगला जो सिंबल होता है वो होता है आपका पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे इसको, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम सिंबल का जो यूज होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए होता है। फिर उसके बाद आप रेक्टेंगल का यूज करते हो,
और रेक्टेंगल सिंबल का जो यूज होता है वो हमेशा प्रोसेस के लिए होता है। उसके बाद अगर आपको डिसीजन मेकिंग वाला काम करना है तो उसके लिए आप डायमंड शेप का यूज करते हो। ये डायमंड वाला सिंबल होता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। और आखिरी में आपका एरो होता है, जो जितने भी आपके ये जो सिंबल है इनमें कनेक्टिंग का काम अगर आपको करवाना है तो वो किससे होता है, एरो से होता है। ये यहाँ पे पहुंचा है कि इनमें से कौन सा वाला जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। क्या डायगोनल करता है? नहीं। सर्कल सर्कल करेगा? नहीं। रेक्टेंगल से ये काम होगा? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का तो काम किसका होता है, प्रोसेस का। हमें पूछा गया है इनपुट आउटपुट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम। अगला सवाल है, ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, ये 4 ऑप्शन है और पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, किसको लेके, कंपाइलर को लेके। तो ध्यान रखना, जब भी बात कंप्यूटर की होती है तो कंप्यूटर हमारा हमेशा 0 और 1 को समझता है, दैट मीन्स वो बाइनरी को समझता है। और इसी को कई बार हम क्या बोल देते हैं, मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं। लेकिन आज के समय में हम जो काम करते हैं वो 0-1 की फॉर्मेट में नहीं करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखते हैं और उस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन आसानी से समझ सके, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। और ब्रॉडली ये हमारे पास 3 देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका असेंबलर, दूसरा होगा आपका कंपाइलर और तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, हालांकि कई जगह आपको JIT कंपाइलर भी देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। लेकिन ब्रॉडली जब भी बात की जाएगी 3 की ही बात की जाएगी, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जहां पर असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में बदलना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और JIT इन तीनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अब इन तीनों का काम एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो वर्किंग होती है इनकी, या इनका जो काम करने का तरीका होता है वो इनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जो आपका कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है और एक साथ पढ़ने के बाद एक सेपरेट फाइल बना देता है जिसको आप मशीन कोड बोलेंगे। इंटरप्रेटर जो होता है आपका वो लाइन बाय लाइन काम करता है, मतलब पहले एक लाइन को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसके जस्ट बाद उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ध्यान रखना, जो कंपाइलर होता है आपका वो एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता है, जबकि इंटरप्रेटर होता है वो आपका एग्जीक्यूशन में भी रोल प्ले करता है। अब इन्हीं 4 स्टेटमेंट में से देखते हैं हम। पहला है कि ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कंपाइलर का यही काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में बदलना। उसके बाद लिखा है कि ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम, मतलब पूरी की पूरी सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये बात भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट है कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी ये बात भी बिल्कुल सही है, जो आपका कंपाइलर होता है वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है, किसमें, एग्जीक्यूशन में। हाँ, आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर तो ये तीनों स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव। यस, इनमें से एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके क्या है, ट्रू है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। और हमें यही पूछा गया था कि कंपाइलर को लेके इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट है सही है। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से क्या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल एक से ज्यादा स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए चाइल्ड हैज टू क्रॉस रोड एंड रीच द स्कूल अपोजिट टू हिज हाउस। दैट मींस एक बच्चा है जिसको रोड क्रॉस करनी है और स्कूल जाना है, जो उसके घर के अपोजिट साइड में है। द चाइल्ड लुक्स ऑन राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जो बच्चा है वो आपका इधर उधर देख रहा है स्कूल रोड क्रॉस करने से पहले। ऑन ऑब्जर्विंग दैट नो व्हीकल इज कमिंग, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि किसी भी तरह का कोई साधन नहीं आ रहा है। ही क्रॉसेस द रोड एंड रीच द स्कूल, उसने रोड क्रॉस किया और स्कूल पहुंच गया। अब पूछा है कि व्हाट एक्शन ऑफ एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड बाय द चिल्ड्रन द अबव सिचुएशन। उसने क्या किया, रोड के जस्ट सामने खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने लेफ्ट राइट देख के ये डिसाइड किया, उसने डिसीजन लिया कि मुझे रोड क्रॉस करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो डिसीजन मेकिंग वाला हो रहा है, सिलेक्शन वाला काम हो रहा है। तो क्या किसी भी तरह का इनपुट, नो। किसी भी तरह का आउटपुट, नो। सिलेक्शन, यस। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पर हो रहा है, रिपीटेशन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई नहीं हो रहा है। अगला सवाल है कि विच इज द ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन।
यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हर एक सी के प्रोग्राम के पास होना ही चाहिए। क्या गेट ch वो फंक्शन है? नहीं, गेट ch वो फंक्शन नहीं है। क्या मैन फंक्शन है? यस। जो भी आपका सी का प्रोग्राम है, हर एक सी के प्रोग्राम के पास क्या होना चाहिए? मैन फंक्शन तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सी के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही कहां से स्टार्ट होती है? मैन फंक्शन से स्टार्ट होती है। क्या प्रिंटफ जरूरी है? नहीं, प्रिंटफ यहाँ पर जरूरी नहीं है। क्या ए और बी, क्या गेट ch और मैन फंक्शन दोनों यहाँ पर जरूरत है? नहीं, गेट ch की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बिना गेट ch के भी आपका काम हो जाएगा। तो जो सबसे मैंडेटरी जो फंक्शन है वो कौन सा वाला है? आपका मैन फंक्शन यहाँ पर सबसे मैंडेटरी है। ध्यान रखना, जो गेट ch होता है वो आपका नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? नॉन स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होता है। कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। अब यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? देखो, एक होता आपका जैसे स्कैनफ फंक्शन है। स्कैनफ कैसा? आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब यहाँ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में माइनर सा फर्क होता है। वो फर्क ये होता है कि जब आप स्कैनफ में इनपुट आप देते हो तो इनपुट देने के बाद ये जब तक आप एंटर की हिट नहीं करोगे तब तक वो अगली लाइन में क्या नहीं होगा? मूव नहीं होगा। जबकि गेट ch के साथ में ऐसा नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है। जैसे आपने कोई की प्रेस की, इमीडिएटली ये क्या करता है? अगली लाइन पर ट्रांसफर हो जाता है। तो गेट ch कैसा है? एक नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको सी के प्रोग्राम में कंपलसरी नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कीजिए, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यूज ना कीजिए। जो मैन फंक्शन होता है वो मैंडेटरी होता है। मैन फंक्शन को जो कॉल करता है, कॉल कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कॉल करता है मैन फंक्शन को? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना, मैन फंक्शन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। कैसा होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। हाँ, मेन जो नाम है वो आपको पहले से मिला है, लेकिन इसके अंदर क्या कोड लिखना है ये वाला डिसीजन तो कौन लेता है? आपका प्रोग्रामर ही लेता है। इस वजह से मैन फंक्शन किस कैटेगरी में जाएगा? आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में जाएगा। प्रिंटफ एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है जो हर एक तरीके की वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करवा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। हेडर फाइल इन सी कंटेन, मतलब हेडर फाइल के पास क्या होता है? कंपाइलर कमांड? नहीं, किसी भी तरह की कोई कंपाइलर कमांड हेडर फाइल के पास नहीं होती है। डेफिनेशन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन? नहीं। जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है उन प्रीडिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन तो किसके पास होती है? लाइब्रेरी फाइल के पास होती है। किसके पास होती है? लाइब्रेरी फाइल के पास होती है। और जब कंपाइलर कंपाइल करके .obj फाइल बना देता है, उसके बाद लिंकर की ड्यूटी होती है कि वो लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके .exe फाइल बना दे। डिक्लेरेशन ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन? नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं होता है। जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका डिक्लेरेशन तो उसी सोर्स कोड में बैठा होता है। फाइनल आखिरी वाला ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। यस, जितने भी आपके पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है उन प्रीडिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन कहां पर बैठा होता है? हमेशा हेडर फाइल में बैठा होता है। जैसे आमतौर पे आप लिखते हो stdio.h, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, तो इसके पास क्या होता है? जो आपके printf और स्कैनर जैसे फंक्शन है, इन सारे के सारे फंक्शन का डिक्लेरेशन कहां पर बैठा होता है? हेडर फाइल में। जबकि डेफिनेशन कहां बैठी होती है? लाइब्रेरी फाइल में। अगला सवाल है, Which language does a browser use to display information from the world wide web? यहां पर पूछा है कि इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड वेब से, दैट मीन्स वेब से जो वेब पे जाता है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज होगी। क्या मशीन कोड यूज होता है? नहीं, मशीन कोड यहाँ पर यूज नहीं होगा। मशीन कोड के थ्रू तो आप हार्डवेयर डिपेंडेंट कोडिंग करते हो। क्या असेंबली लैंग्वेज काम में ली जाएगी? नहीं, असेंबली लैंग्वेज भी नहीं होगी। क्या C++ के थ्रू ये काम होगा? नहीं, C++ के थ्रू भी वेब वाला काम नहीं होगा। तो फिर तीनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबोव। अगर यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन होता आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो उसको हम यहाँ पर क्या मानते? राइट मानते, क्योंकि वेब से रिलेटेड जो भी आपका वेब पेज आएगा उसको वेब ब्राउजर पर रेंडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज की होती है। अगला सवाल है कि व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड which standard is used for converting the keystroke into corresponding bits? हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो केवल 0 और 1 को समझता है। तो जब भी हम कीबोर्ड से कोई की स्ट्रोक करते हैं तो उसको किसी न किसी डेटा एनकोडिंग स्कीम के थ्रू 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर वही ऑप्शन में दे रखा है कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड है जो मोस्ट पॉपुलरली यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला है आंची। नहीं, आंची तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन है। आंची तो क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का डेटा एनकोडिंग स्कीम नहीं है। क्या आस्की होता है? यस, यहां पर आस्की आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक
डेटा एनकोडिंग स्कीम होता है जिसके थ्रू जो भी की प्रेस की जाएगी उसको 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या एबीसीडी ऐसी होता है? यस, ये भी आपका होता तो क्या है, डेटा एनकोडिंग स्कीम ही होता है, लेकिन ये ज्यादातर कहां पर यूज होता है? आईबीएम की मशीन में ये यूज होता है। जितने भी आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनमें किसका यूज किया जाता है? एबीसीडी ऐसी कोड का यूज किया जाता है। ये प्रॉपर्ली पर्सनल कंप्यूटर में यूज नहीं होता है, नन ऑफ दी अबो नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले आस्की क्या हो चुका है, करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। अगर आप इनकी फुल फॉर्म की बात कर जाए तो जो आंसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। अगर आप आस्की की बात की जाए तो आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका ओरिजिनल आस्की है, ओरिजिनल आस्की कितने बिट का कोड होता है? 7 बिट का कोड होता है, और जो आपका एक्सटेंडेड आस्की होता है वो 8 बिट का कोड होता है। हमें ये भी पता है कि जो हमारा कैपिटल ए होता है वो डेसिमल में किसके बराबर होता है? 65 के बराबर होता है। तो जैसे आप ए प्रेस करते हो तो उसी टाइम पे 65 के इक्विवेलेंट बाइनरी लिख दिया जाता है और वो 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो आपका कैपिटल जेड है वो 90 के इक्विवेलेंट होता है, स्मॉल ए जो होता है वो 97 के इक्विवेलेंट होता है, स्मॉल जेड जो आपका होता है वो 122 के इक्विवेलेंट होता है, जो डिजिट 0 है वो आपका 48 के इक्विवेलेंट होता है, और जो डिजिट 9 है वो 57 के इक्विवेलेंट होता है, और जो आपका स्पेस की होती है वो 32 के इक्विवेलेंट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो एबीसीडी ऐसी है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, एबीसीडीएससी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये कितने बिट का कोड होता है? ये 8 बिट का कोड होता है, और आमतौर पर कहां यूज होता है? जो आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वहां पर। कहां पर यूज होता है? जो आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर है आमतौर पर वहां पर यूज होता है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा? आस्की यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग का इनमें से क्या पर्पज होता है? तो देखो, जब भी टाइप कन्वर्जन की बात की जाएगी, इसके बाद टाइप कन्वर्जन की बात, टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है आप एक टाइप को किस में बदलोगे? दूसरे टाइप में बदलोगे, या मैं यूं कहूं कि एक डेटा टाइप को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस काम को करने के दो तरीके होते हैं आपके पास। जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं? टाइप प्रमोशन। क्या बोल देते हैं? टाइप प्रमोशन। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। क्या बोलेंगे? टाइप कास्टिंग। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली होता होगा, और एक्सप्लिसिट मतलब हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक टाइप को दूसरे टाइप में बदलते होंगे। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या होता है? एक्सप्रेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग कंपाइलर जो होता है वो आपका एक टाइप को दूसरे टाइप में क्या करता है? प्रमोट करता है। क्या करेगा? प्रमोट करेगा, मतलब छोटे साइज के डेटा को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा? बड़े साइज के डेटा में कन्वर्ट करेगा, और ये काम ऑटोमेटिकली होता है। किसी भी तरह का यहाँ पर प्रोग्रामर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस काम को करता है। और जब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ध्यान रखना, जितने भी आपके केयर और शॉर्ट इंट है, केयर और शॉर्ट इंट, ये दोनों के दोनों किस में प्रमोट होते हैं? इंट में प्रमोट होते हैं। उसके बाद आपका इंट किस में प्रमोट होता है? अनसाइंड इंट में। किस में होगा? अनसाइंड इंट में। फिर आपका अनसाइंड इंट किस में प्रमोट होगा? फ्लोट में। और फिर आपका फ्लोट किस में प्रमोट होता है? डबल में। ये वाली सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में केयर और शॉर्ट इंट किस में प्रमोट होंगे? इंटीजर में। इंटीजर किस में प्रमोट होगा? अनसाइंड इंटीजर में। अनसाइंड इंटीजर आपका फ्लोट में प्रमोट होगा, और फ्लोट आपका फाइनली किस में प्रमोट हो जाता है? डबल में प्रमोट हो जाएगा। हालांकि डबल के बाद में फिर लॉन्ग डबल भी यहां पर आगे आ जाएगा।
और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हो। अब एक टाइप को जब आप दूसरे टाइप में कन्वर्ट करोगे तो आप लोअर साइज के डेटा को हाइट साइज के डेटा में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, और आप हाइट साइज के डेटा को लोअर साइज के डेटा में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रखोगे, जब आप लोअर साइज के डेटा जब आप हाइट साइज के डेटा को लोअर साइज के डेटा में जब आप कास्ट करोगे तो उस टाइम पे डेटा लॉस होने के पूरे पूरे चांस है। तो आपको इस जिम्मेदारी को बहुत भली भांति देखना है कि जब आप हाइट साइज के डेटा को लोअर साइज के डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो तब हाँ, हो सकता है कि आपकी डिमांड ऐसी हो कि आपके पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, अब आपको सिर्फ उसका डेसिमल पोर्शन चाहिए, पॉइंट के बाद वाला या फ्रैक्शन वाला पोर्शन आपको चाहिए ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करोगे, फ्लोट को इंटीजर में कास्ट कर लोगे। अब ऑप्शन देखते हैं। टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप, नहीं, टाइप कास्टिंग से किसी भी तरह का नया डेटा टाइप तो नहीं बनता है। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एन वेरिएबल, नहीं, किसी भी तरह के वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेंज नहीं होता है। डेटा वेरिएबल का डेटा टाइप तो वही रहेगा जो आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे किया था। सी ऑप्शन है टू कन्वर्ट द डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल टू ए डिफरेंट टाइप बिफोर यूजिंग इट एज एक्सप्रेशन। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपके पास वेरिएबल में जो डेटा है उस वेरिएबल में डेटा को एक्सप्रेशन में यूज करने से पहले आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट चला जाएगा। एक बार डी को देखते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा व्हेन पासिंग वैल्यू टू फंक्शन, नहीं, ये काम तो टाइप कास्टिंग का नहीं होता है कि आप जब किसी फंक्शन को कोई वैल्यू पास करो तो वहां पर डेटा लॉस का प्रिवेंशन होता हो, नहीं, ऐसा काम तो टाइप कास्टिंग से नहीं होगा। ध्यान रखना, जब आपका ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है ना, वो एक्सप्रेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। सी लैंग्वेज में आप एक चीज को हमेशा गांठ बांध के रखना कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर आए हुए डेटा टाइप सेम टाइप के हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर एक्सप्रेशन आपने लिखी है कैरेक्टर ए +2 +2.3, ऐसी एक्सप्रेशन आपने लिखी है, क्या इसका इवेल्युएशन हो जाएगा? तो आपका जवाब है यस, इसका इवेल्युएशन हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये कैसा है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, 2 कैसा आपका इंटीजर लिटरल है, और 2.3 कैसा आपका डबल टाइप का है। ध्यान रखना, सी जैसी लैंग्वेज में जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे माने जाते हैं, डबल टाइप के माने जाते हैं, जब तक आप सफिक्स एफ ना लगाओ। अगर आपने एफ लगा दिया तो अभी क्या माना जाएगा, फ्लोट। अगर ये नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, इसको डबल माना जाएगा। तो देखो यहां पर कैरेक्टर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, डबल आ रहा है, लेकिन फिर भी इस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कौन रेस्पॉन्सिबल है, आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन या टाइप प्रमोशन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो होगा क्या, यहाँ पर जितने भी लोअर साइज के डेटा है वो किस में प्रमोट हो जाएंगे, आपके हाइट साइज के डेटा में प्रमोट हो जाएंगे। अब कैर, इंट और डबल, इनमें से हाइट साइज का डेटा कौन है, तो आप बोलोगे डबल। तो सबसे पहले आपका जो इंटीजर होगा वो डबल में प्रमोट होगा, फिर आपका कैरेक्टर किस में प्रमोट हो जाएगा, पहले इंटीजर में, और इंटीजर के पास डबल में प्रमोट हो जाएगा। तो होगा क्या, यहां से आ जाएगा 65.0 +2.0 +2.3। अब इसका क्या होगा, इवेल्युएशन होगा, और इसका इवेल्युएशन होने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड का वेरिएबल अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाला कोई डेटा टाइप है तब तो इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट कंटेन कर लेगा। अगर मान के चलो कि वो कोई इंटीजर है तो उस केस में पॉइंट वाली वैल्यू का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सी टाइप इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, इनमें से कौन सा आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी सी जैसी लैंग्वेज में आप डेटा टाइप की बात करते हो तो यहां पर 3 तरह के डेटा टाइप आपको देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं आपके प्रिमिटिव। कौन से प्रिमिटिव, जिनको आप बोलते हो बिल्ट इन, मतलब ऐसे डेटा टाइप जो आपको रेडीमेड मिलते हैं उनको प्रिमिटिव। जिन्हें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करते हो उन्हें आप बोलते हो नॉन प्रिमिटिव। इसी वजह से इनका दूसरा नाम होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड। और कुछ विद्वान लोग एक तीसरी कैटेगरी और बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। कौन से बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप, जो पहले से बने हुए डेटा टाइप से क्या होते हैं, डिराइव्ड होके आते हैं। अगर प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव में आपका कैर होता है, आपका इंट होता है, फ्लोट होता है, और आपका डबल होता है। ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप है। दैट मींस इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये मेमोरी में कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे, कहां से कहां तक की वैल्यू ये अपने पास कंटेन करके रखेंगे, ये सारी की सारी बातें जो होती है वो पहले से तय होती है। आप इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोला आपने, प्रिमिटिव या बिल्ट इन डेटा टाइप। अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव में आपका स्ट्रक्चर होता है, आपका यूनियन होता है,
यूनियन के अलावा आपका एनुमरेशन होता है और आखिरी में होता है आपका टाइप डेफिनेशन। टाइप डेफिनेशन जहां पर स्ट्रक्चर के लिए आपका जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, यूनियन के लिए आपका यूनियन कीवर्ड होता है, एनुमरेशन के लिए आपका एनम कीवर्ड होता है और टाइप डेफिनेशन के लिए आपका टाइप डेफ कीवर्ड होता है। हालांकि कई लोग जो होते हैं वो आपके जो वॉइड है, वॉइड को भी किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। और हमें पता है कि वॉइड जो डेटा टाइप है उसका आमतौर पे यूज हम फंक्शन के साथ में करते हैं। जब आपका फंक्शन किसी भी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है, उस केस में उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वहां पर डेटा टाइप की जगह हम क्या मेंशन कर देते हैं, वॉइड मेंशन कर देते हैं। और डिराइव्ड डेटा टाइप की जब बात करते हैं तो डिराइव्ड में आपका एरे आ जाता है, आपका पॉइंटर आ जाता है, आपका फंक्शन आ जाता है। ये सारे के सारे हम कहां पर रखते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सा नहीं है, क्या फ्लोट होता है? यस, आपका फ्लोट जो होता है वो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। क्या लॉन्ग डबल होता है? यस, लॉन्ग डबल भी आपका कैसा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, क्योंकि डबल आपका डेटा टाइप है और लॉन्ग जो है वो आपका डेटा टाइप क्वालिफायर है। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, आपका प्रिमिटिव की कैटेगरी में जाएगा। क्या इंटीजर आपका प्रिमिटिव होता है? यस। क्या एनुमरेशन आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, कि एनुमरेशन तो आपका कहां रखा हुआ है, नॉन प्रिमिटिव या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी यूज टू रीड फ्लोटिंग टाइप वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग? इनमें से कौन सा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को रीड करने के लिए सी जैसी लैंग्वेज में काम में लिया जाएगा? तो ध्यान रखना, जब हम प्रिंटफ या स्कैनफ जैसे फंक्शन की बात करते हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ जैसे फंक्शन की बात करते हैं, तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फॉर्मेटेड फंक्शन है। कैसे हैं, दोनों के दोनों फॉर्मेटेड फंक्शन है। और फॉर्मेटेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये हर एक टाइप की वैल्यू के साथ में डील कर सकते हैं। तो किस समय में किस टाइप की वैल्यू के साथ डील करना है ये बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं। अब यहां पर यही बात पूछी गई है कि इनमें से कौन सा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसके साथ में यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के साथ में। दैट मींस पॉइंट वाली वैल्यू रीड करने के लिए काम में लिया जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो तो कौन सा वाला होता है, आपका परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। लेकिन जो आपका परसेंटेज ई और परसेंटेज जी है वो भी किसके लिए यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के लिए ही यूज होता है। हाँ, इनमें फर्क होता है। जो आपका परसेंटेज एफ होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा 123.456, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कौन सा वाला होता है, आपका परसेंटेज एफ। इसके अलावा जो आपका परसेंटेज ई होता है, यूज फॉर रीड राइट, अगर स्कैनर के साथ में यूज किया तो रीडिंग वाला काम करेगा, प्रिंटर के साथ में काम यूज किया तो राइटिंग वाला काम करेगा। यूज फॉर रीड राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में काम करना है, मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में अगर आपको यूज करना है, तब आप किसका यूज करते हो, परसेंटेज ई का यूज करते हो। जैसे आपने कहीं पर लिखा होगा 123 प्लस ई, सॉरी, प्लस E2, तो जब इस टाइप का आप नोटेशन यूज करते हो तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है, परसेंटेज ई के थ्रू। ये जो अभी ई लिखा है वो आपका किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में। अगर आपको इसको कैपिटल लेटर में लिखना है तब आप किसका यूज करते हो, परसेंटेज कैपिटल ई का। मतलब अगर आपने परसेंटेज स्मॉल ई लिखा तो जो एक्सपोनेंट वाला पोर्शन है वो स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर आपने कैपिटल ई लिखा तो उस केस में यहाँ पर स्मॉल ई की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। और जो आपका परसेंटेज जी होता है, ठीक है, परसेंटेज जी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज ई, जब आप इन दोनों में से किसी जी को मेंशन करोगे तो उस केस में परसेंटेज एफ और परसेंटेज जी में जो भी मोस्ट सुटेबल होगा, मोस्ट सुटेबल का मतलब जिसमें प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज किया जा सके, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर लेगा। अगर वो प्रॉपर तरीके से परसेंटेज एफ में एडजस्ट हो रहा है तो उसको परसेंटेज एफ की तरह बिहेव करवा लेगा। और अगर वो परसेंटेज ई की तरह प्रॉपर तरीके से अरेंज हो रहा है तो उस केस में इसको किसकी तरह यूज कर लेगा, परसेंटेज ई की तरह यूज कर लेगा। और परसेंटेज जी में अगर इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखेगा तो जो ई आएगा वो कैसा आएगा, स्मॉल में। और अगर आप परसेंटेज कैपिटल जी लिखते हो तो उस केस में जो ई आएगा वो आपका कैसा आएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। तो परसेंटेज ई भी होता है, परसेंटेज एफ भी होता है, परसेंटेज जी भी होता है। दैट मीन सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। किसको लेके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लेके। अगला सवाल है कि द रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग
टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो उस केस में अगर आपके पास 8 बिट है तो उस 8 बिट में कितना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो देखो डेटा कितने बिट में जा रहा है, यहां पर 8 बिट में जा रहा है। ठीक है, टोटल कितने बिट है आपके पास, 8 बिट है। जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हो तो उस केस में जो आपका एमएसबी है, क्या है आपका एमएसबी, जिसको आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हो, जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो हमेशा क्या होता है, रिजर्व। हमेशा क्या होगा आपका, रिजर्व होता है, ये बताने के लिए कि जो आपका नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर यहां पर एमएसबी में रखी हुई वैल्यू 0 है, इसका मतलब नंबर कैसा है आपका, पॉजिटिव। और एमएसबी में रखी हुई वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव है। तो पहला बिट एमएसबी तो आपके लिए रिजर्व हो गया, किसके लिए, साइन बिट के लिए। रिजर्व होता है किसके लिए, साइन बिट के लिए, कि आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 0 है दैट मींस आपका नंबर पॉजिटिव है, 1 है इसका मतलब आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव है। तो एमएसबी को छोड़ने के बाद टोटल कितने बिट बचे, 7 ही तो बिट बचे आपके। तो उस केस में 7 बिट में आप क्या रखोगे, आपका एक्चुअल डेटा को आप रखोगे। तो 7 बिट में जब आप एक्चुअल डेटा को रखोगे तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि -2 की पावर n-1। n-1 किया, क्यों किया, क्योंकि टोटल बिट कितने थे हमारे पास, 8 बिट थे। 8 बिट में से डेटा तो किस में रखा जाएगा, 7 ही बिट में तो रखा जाएगा, क्योंकि जो आपका एमएसबी है वो तो किसके लिए रिजर्व हो गया, साइन बिट के लिए रिजर्व हो गया। 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 तो यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट, और नंबर ऑफ बिट कितने गिवन है आपको, 8 बिट गिवन, तो आप लिखोगे -2 की पावर 8-1 2 की पावर 8-1 दैट मीन्स 2 की पावर 7 2 की पावर 7-1। अब 2 की पावर जो 7 होता है वो कितना होता है, 128। तो जो नंबर आएगा वो 128 टू 128-1 127। देखो ऑप्शन में कहीं पर ये मैच हो रहा है क्या, 128 128 नो, -127 नो, -128 टू 127 यस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बात अगर 16 बिट की बात की जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 हो जाएगा। और इस तरीके से आप जितने भी टूज कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर होते हैं उनके लिए इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। और जो आपका अनसाइंड होता है, अनसाइंड का फॉर्मूला होता है 0 टू 2 की पावर n-1। ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के साइन बिट के लिए बिट आपका रिजर्व नहीं होता है, पूरे के पूरे में आप क्या रख सकते हो, डेटा को रख सकते हो। तो उसका फॉर्मूला होता है 0 टू 2 की पावर n-1। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वेरिएबल नेम। यहां पर कुछ वेरिएबल के नाम है और पूछा है कि इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट वेरिएबल का नेम होता है। तो देखो जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, या मैं यूं कहूं कि जब भी आप किसी आइडेंटिफायर का नाम लिखते हो तो उस केस में कुछ रूल्स आपको मिलते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो जो आपका आइडेंटिफायर का नेम होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका वैलिड आइडेंटिफायर का नेम होगा। तो कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स में जो सबसे पहला रूल होता है वो ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। मतलब आपका जो पहला कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर या पहला जो लेटर है या तो वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। हाँ, अल्फाबेट में वो ए टू जेड भी हो सकता है और वो ए टू जेड भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, उस चीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो या तो वो अल्फाबेट होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर वाला सिंबल होना चाहिए। जो बॉटम की तरफ आता है वो अंडरस्कोर होता है, जो मिड की तरफ आता है उसको हम हाइफन बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा रूल होता है वो होता है कि फ्रॉम सेकेंड लेटर onward can use any combination of alphabet, digits and underscore। क्या मतलब हुआ इसका कि एक बार आपका पहला कैरेक्टर फिक्स हो गया, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर से आप जैसे चाहो वैसे अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरा रूल होता है वो ये होता है कि अदर देन अंडरस्कोर, अदर देन अंडरस्कोर कौन सा वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, नो एनी स्पेशल सिंबल इज अलाउड।
मतलब अंडरस्कोर के अलावा और आप किसी भी अदर स्पेशल सिंबल का आप यूज नहीं कर सकते। कब? जब आप किसी आइडेंटिफायर को लिख रहे हो। और जो आखिरी रूल होता है, वो आखिरी रूल ये होता है कि जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट यूज एज एन आइडेंटिफायर। कि जितने भी आपके कीवर्ड होते हैं, हमें पता है कीवर्ड आपके रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका जो मतलब होता है वो कंपाइलर आपका पहले से जानता है, तो उनको आप कभी भी आइडेंटिफायर की तरह आप यूज नहीं कर सकते। तो पहला है नेम। देखो, जो इसका पहला लेटर है वो क्या अल्फाबेट या अंडरस्कोर में से है? यस। उसके बाद अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है? यस। क्या किसी भी तरह के स्पेशल सिंबल का यूज हुआ? नो। क्या नेम नाम का कोई आपका कीवर्ड होता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, नेम नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है। तो ये कैसा आपका करेक्ट है, ये कैसा आपका करेक्ट आइडेंटिफायर है। उसके बाद है एफ अंडरस्कोर नेम। इसमें भी किसी भी तरह के रूल्स का वोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये भी कैसा आपका करेक्ट है। उसके बाद एमओबी 1 2 3, यस, इसमें भी किसी भी तरह के रूल्स का वोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर के बाद में आप किसी भी तरीके से अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन का आप यूज कर सकते हो। तो जब सारे करेक्ट है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी आपका इनकरेक्ट आइडेंटिफायर का नाम या इनकरेक्ट वेरिएबल का नाम नहीं है। अगला सवाल है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ कोड लिखा है और पूछा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हमें पता है हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मैन फंक्शन से स्टार्ट होगी, और यहाँ पर एक आपने वेरिएबल बनाया है इंट टाइप का, और उस वेरिएबल का नाम आपने रखा है आई। तो जैसे आपने वेरिएबल का नाम आई रखा, उसके बाद आप इसमें डेटा सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आपने डेटा सप्लाई किया तो आपने शुरू कहां से किया? जीरो से। और जब भी आप किसी इंटीजर नंबर के आगे जीरो लगा देते हो, इसका मतलब है कि आप उस डेटा को, नंबर को कैसा रखना चाह रहे हो? आप ऑक्टल आप उसको रखना चाह रहे हो। तो जब आप ऑक्टल आप इसको रखना चाह रहे हो, तो ऑक्टल की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम 0 to 7 होती है। तो यहाँ पर 05209, नो 9 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये कैसी आपकी कंपाइल टाइम एरर है? कैसी आपकी कंपाइल टाइम एरर है? तो देखो ऑप्शन में कहीं एरर का है क्या? नो नो नो, सिंटैक्स एरर। यस, ये किस तरह का एरर है? आपका सिंटैक्स एरर है। कंपाइल टाइम पे आपको एरर देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अगला सवाल है सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनसाइंड कीवर्ड। जो आपका अनसाइंड कीवर्ड है, उस अनसाइंड कीवर्ड के रिगार्डिंग आपसे पूछा है ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से है। तो ध्यान रखना, जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप के साथ में हमें मिलते हैं डेटा टाइप क्वालिफायर। क्या मिलेंगे हमें? डेटा टाइप क्वालिफायर। और डेटा टाइप क्वालिफायर को हम क्या बोलते हैं? कई बार डेटा टाइप मॉडिफायर भी बोलते हैं। और ये टोटल 4 हमें मिलते हैं। पहला मिलता है हमें शॉर्ट, दूसरा मिलता है हमें लॉन्ग, तीसरा मिलता है साइंड, और चौथा मिलता है हमें अनसाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा टाइप की जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज में हम किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में इन चारों के चारों क्वालिफायर को हम यूज करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जोड़े से आते हैं। शॉर्ट या लॉन्ग में से आप किसी एक का ही यूज कर सकते हो, दोनों का साथ में यूज नहीं कर सकते। और साइंड अनसाइंड में से भी आप किसी एक का यूज कर सकते हो, दोनों का एक साथ आप यूज नहीं कर सकते। जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं वो आमतौर पर मेमोरी के साथ में काम करते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल जितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा था, अगर उसके आगे शॉर्ट लगा देंगे तो वो अप्रोक्सीमेट हाफ हो जाती है, और अगर आप लॉन्ग लगा देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट डबल हो जाएगी आपकी। दैट मीन्स अगर आप रेंज में कुछ बदलाव करना चाहते हो, तब आप किसका यूज करते हो? शॉर्ट या लॉन्ग में से किसी क्वालिफायर का यूज करते हो। और जब आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि आपके उस वेरिएबल में डेटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, या पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा भी आ सकता है, तब आप किसका यूज करते हो? साइंड या अनसाइंड क्वालिफायर का यूज करते हो। तो जो आपका साइंड क्वालिफायर होता है वो तब यूज किया जाता है जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू के साथ काम करना चाहते हो, तब किसका यूज करोगे? साइंड का। जब आप किसी भी तरह का क्वालिफायर इन दोनों में से नहीं लगाते हो, तो डिफॉल्ट क्वालिफायर कौन सा चलता है? आपका साइंड चलता है। मतलब आपका जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को रख सकता है। जो आपका अनसाइंड होता है वो किसके साथ यूज डील करता है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ में डील करता है। मतलब आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल में केवल और केवल कैसी वैल्यू आए? पॉजिटिव वैल्यू आए। उस केस में आप किसका यूज करोगे? अनसाइंड क्वालिफायर का यूज करोगे, अनसाइंड कीवर्ड का आप यूज करोगे। ये चारों के चारों कीवर्ड की फॉर्म में आपको मिलते हैं। अब एक बार चलते हैं इधर। पहला है द अनसाइंड इज ए डेटा टाइप क्वालिफायर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अनसाइंड कैसा आपका डेटा टाइप क्वालिफायर है या डेटा टाइप मॉडिफायर है। इफ वी डू नॉट मेंशन देन बाय डिफॉल्ट वर्क्स विद डेटा टाइप। नहीं,
अगर हम इसको मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो कौन सा काम करता है आपका, साइंड काम करता है, और इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू के साथ डील करना। तीसरा है यूज वेयर वी वांट टू वर्क विथ पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, ये बात सही है कि अनसाइंड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें इसके साथ काम में करना हो, केवल पॉजिटिव वैल्यू के साथ में ही काम करना हो। यूज वेयर वी वांट टू वर्क विथ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू नहीं, इसके लिए तो कौन है आपका, साइंड है। यूज वेयर वी वांट टू वर्क विथ नेगेटिव वैल्यू, ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, या तो केवल पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से भी है, फर्स्ट और सेकंड। देखो ऑप्शन में कहीं है क्या, फर्स्ट एंड थर्ड, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेकंड नो नो नो, तो यहां पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिक्लेरेशन इन सी। ये कुछ 4 डिक्लेरेशन आपको गिवन है और पूछा कि इनमें से कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। पहला है सॉर्ट इंट एक्स, यस ये तो बिल्कुल वैलिड डिक्लेरेशन है। आपका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर, और उसके पहले आपने कौन सा क्वालिफायर लगा दिया, सॉर्ट क्वालिफायर लगा दिया है। इसका मतलब है कि उसकी जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। जब वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वो हाफ होगी तो उसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसके बाद है साइंड, दैट मींस साइंड लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऑप्शनल होता है, अगर नहीं लिखोगे तो भी ये कैसे कर रहा था बाय डिफॉल्ट, इसके साथ में भी तो था साइंड, सॉर्ट और एक्स है। ध्यान रखना जब आप इंट नहीं लिखते हो तो इंट कंपाइलर ऑटोमेटिकली लिख देता है, आपको किसी भी तरीके की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी वैलिड है और ये वाला भी वैलिड है। उसके बाद है सॉर्ट एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इंट और जो साइंड है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली लिख देगा, ये भी आपका वैलिड है। अनसाइंड सॉर्ट एक्स, ये दोनों सिमिलर ही है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को डील कर रहा था, और ये अब किसको डील करेगा, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को डील करेगा। दैट मींस यहाँ पर चारों के चारों वैलिड है। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर वैलिड। ठीक है, अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। बाकी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। शुक्रिया।